तो हम लोगों ने देखा रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ओरिएंटेशन, ये अलग अलग स्टेप्स जिसके थ्रू एक एम्प्लॉय अपनी लाइफ में जाता है या एक एक स्टेप को क्रॉस करता है। तो इन्हीं स्टेप्स में एक फाइनल स्टेप जो होता है दैट इज सेपरेशन। सेपरेशन जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, अलग होना। सो यहाँ पे क्या होता है सेपरेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर, दे बोथ डिसाइड टू पार्ट देयर वेज। सो अब ये जो पार्टिंग ऑफ द वेज होगी कैसे होगी, यहाँ इसके लिए एक केथ डेविस करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेफिनेशन दी थी सेपरेशन के लिए, विच सेज that separation is decision that an individual and the organization should part. The parting of ways can be at the instance of the employer or the employee. तो ये जो parting of the ways हो रही है, it can be from the employer's side or it can be from the employee's side. तो इसी चीज को हम डिटेल में समझेंगे कि एम्प्लॉयर की साइड से होगा तो वो क्या कहलाता है और एम्प्लॉय की साइड से होगा तो वो क्या कहलाता है। तो इन शॉर्ट में हम समझें तो सेपरेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में होता है दैट कम्स टू एन एंड। दोनों एक दूसरे की सर्विसेज लेना बंद कर देते हैं, दैट इज सेपरेशन, राइट। अब हम देखेंगे व्हाट आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ सेपरेशन। जो अपन बात कर रहे थे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की तरफ से किस किस टाइप से सेपरेशन होता है, इसको हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। पहला है इसमें रेजिग्नेशन, है ना। रेजिग्नेशन आप लोगों ने भी सुना होगा। रेजिग्नेशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द इंस्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय खुद डिसाइड करता है कि भाई मुझे इस कंपनी से रिजाइन देना है। क्यों वो रिजाइन देगा, हो सकता है उसे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई हो, और कई बार फीमेल्स के केस में ऐसा होता है कि उनकी मैरिज हो गई हो, वो रीलोकेट कर रहे हो तो वो अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन दे रहे हो। सो देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन बिकॉज ऑफ विच एक एम्प्लॉय अपना रेजिग्नेशन देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपनी इच्छा से रेजिग्नेशन दे रहा है, तो ये एक उसका वॉलंटरी रेजिग्नेशन कहलाता है ना, कि वो अपने मन से रिजाइन कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन से। और इसी में एक और होता है, क्या होता है, जो कि कंपल्सरी रेजिग्नेशन होता है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस बोलती हैं एम्प्लॉय को कि भाई आप अपने उससे रिजाइन कर दीजिए, है ना। मतलब उनको बोला जाता है कि कंपल्सरीली आप अपने मन से रिजाइन कर दो। क्यों बोलते हैं, उसके भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि कई बार टर्मिनेशन मतलब जैसे नेग्लिजेंस है उनका ड्यूटी के प्रति, वो जो उनको काम दिया गया है उसको वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है कि भाई उसका करियर खराब नहीं हो, और उससे वो बोलते हैं कि भाई आप रिजाइन कर दीजिए, आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उसको कंपल्सरी रेजिग्नेशन बोला जाता है। या फिर कोई बहुत सीरियस चार्ज लगा हो उस एम्प्लॉय के अगेंस्ट, तो उस केस में भी ऑर्गेनाइजेशंस उनसे रेजिग्नेशन मांग लेती हैं। ये हो गया एम्प्लॉयर की साइड से। इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। देयर वाज वन एम्प्लॉय हु वाज वर्किंग इन वन ऑफ द रेपुटेटेड फर्म्स जो कि पाइप्स बनाते थे। अब क्या हुआ, वो जो एम्प्लॉय था उसकी वर्क प्लेस पे उसकी नींद लग गई। अब वो नींद लग गई तो क्या हुआ, जो पाइप्स बन रहे थे, जो स्ट्रेट बनना चाहिए थे, वो सब टेढ़े टेढ़े बन के बाहर निकल गए। तो अब ये पूरा जो एपिसोड हुआ उसमें नेग्लिजेंस किसका था, वो एम्प्लॉय का था कि काम के टाइम पे वो सो गया, जबकि उसे सोना नहीं चाहिए था ना, उसे एक्टिव रहना चाहिए था। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है और वो उस पोजीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उस प्रोडक्शन के लिए उस पॉइंट इन टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन सब केसेस में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कंपल्सरी रेजिग्नेशन मांग लेती है, और उससे भी वही किया ऑर्गेनाइजेशन ने, बोला कि भाई हमारा बहुत नुकसान हो चुका है, इट्स बेटर दैट यू लीव। चाहती तो कोई और एक्शन भी ले सकती थी ऑर्गेनाइजेशन उसके अगेंस्ट, लेकिन ऑन सॉफ्ट ग्राउंड्स उन्होंने उससे एक कंपल्सरी रेजिग्नेशन ले, राइट। तो ये दो टाइप के रेजिग्नेशन देखिए, एक जिस वॉलंटरी रेजिग्नेशन होता है जिसमें एम्प्लॉय अपनी इच्छा से रिजाइन कर देता है, और एक होता है कंपल्सरी रेजिग्नेशन जहां पे एम्प्लॉयर उससे रेजिग्नेशन मांग लेते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डिसमिसल और डिस्चार्ज, ठीक है। ये क्या होता है, डिसमिसल का क्या मतलब होता है, दैट इज द टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ एन एम्प्लॉय एज अ पुनिटिव मेजर फॉर सम मिसकंडक्ट। यानी डिसमिसल क्या होता है, यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाता है एम्प्लॉय को पनिशमेंट के तौर पे, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेव मिसकंडक्ट उसने किया होता है जिसकी वजह से उसे हटा दिया कंप्लीटली, वो डिसमिस कहलाता है। नहीं कहते, मूवीज में भी आप लोग देखा होगा कि डिसमिस कर दिया जाए इस व्यक्ति को, मतलब उसे कंप्लीटली हटा दो काम पर से, ठीक है। डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज ऑल्सो मीन्स टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ एन एम्प्लॉय, बट नॉट नेसेसरली एज अ
पनिशमेंट स्टेप। डिसमिसल में तो क्या वो पनिशमेंट स्टेप की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज में क्या होता है कि आपका भी यहाँ पे टर्मिनेशन हो रहा है सर्विसेज से, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको पनिशमेंट के तौर पे आपको आपकी ड्यूटी से डिस्चार्ज किया जा रहा हो, है ना। ऐसे कई बार होता है, जैसे आपने एक जगह से छोड़ के दूसरी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, तो आपको आपकी ड्यूटी से डिस्चार्ज करते हैं ना, आपको वहां से हटा के दूसरी जगह एडजस्ट करेंगे ना, तो उसमें भी आपकी ड्यूटी से आपको डिस्चार्ज कर दिया, ऐसा बोला जाता है वहां पे, ठीक है, लेकिन ये पनिशमेंट नहीं होता, राइट। फिर आएगा अ डिस्चार्ज डज नॉट अराइज फ्रॉम अ सिंगल इरेशनल एक्ट। Dismissal or discharge is a drastic step and should be taken after careful thought. A dismissal needs to be supported by just and sufficient reason. ये जो डिसमिसल वाला जो प्रोसेस है, ये बहुत ग्रेव स्टेप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी को डिसमिस कर रहे हो तो आपके पास सॉलिड एविडेंस, सॉलिड प्रूफ होना चाहिए, सॉलिड रीजन होना चाहिए जिसकी वजह से आप उसे परमानेंटली उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर रहे हो, है ना। ऐसा नहीं कि भाई हमको ये व्यक्ति अच्छा नहीं लगता तो हमने इसको डिसमिस कर दिया। दिस इज नॉट द वे टू गो बाय। आपको पूरे रूल्स, रेगुलेशंस और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए एक्शन लेना चाहिए, राइट। Before discharging or dismissing the employee, advance notice of the impending danger must be given and the reasons of discharge must be stated clearly. तो आप किसी भी व्यक्ति को डिस्चार्ज या डिसमिस करोगे तो उसके पहले आपको उसे एडवांस नोटिस देना होगा और उसमें रीजंस भी बताना होंगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और साथ ही साथ में एक और पॉइंट क्या है इसमें इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय को आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो अपने आप को डिफेंड कर सके। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप जो सोच रहे हो उस एम्प्लॉय के बारे में वो सही नहीं हो, या जो आपको जानकारी लगी हो वो सही नहीं हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो एम्प्लॉय को भी उसका मौका देना चाहिए जहां पे वो अपनी बात रख सके और उसके अगेंस्ट लगे चार्जेस को क्लैरिफाई कर सके, राइट। सो और जो भी आप पनिशमेंट उसको दो वो कभी भी जो उसने ऑफेंस कमिट किया है उसके अकॉर्डिंग आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं होनी चाहिए, राइट। और ये वाला जो स्टेप है डिस्चार्ज डिसमिसल वाला, दिस शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। जो भी मेजर्स हैं उन सबको अगर आपने ट्राई कर लिया है तो ये हमेशा आपकी लिस्ट में लास्ट ऑप्शन होना चाहिए टू गो फॉर डिसमिसिंग एनी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब रीजंस देख लेते हैं, एक्चुअल रीजंस कि किस वजह से हम डिसमिस करेंगे एम्प्लॉय को, उसके अगेंस्ट क्या चार्जेस होंगे जिसकी वजह से हम इस प्रोसेस को रिजॉर्ट करेंगे। पहला है अनऑथराइज्ड एब्सेंटिज्म फ्रॉम ड्यूटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई एम्प्लॉय बिना बताए बहुत लंबी छुट्टी पे चला गया है ना, उसने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, मान लो वो 6-7 महीने लौट के ही नहीं आया काम पे, सो आप उसे डिस्चार्ज कर सकते हो। और आप उसको कॉन्टैक्ट कर रहे हो, उससे कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा, है ना, बिकॉज दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है, विलफुल वॉयलेशन ऑफ रूल्स। विलफुल वॉयलेशन ऑफ रूल्स क्या कहता है कि आपने जानबूझ के रूल्स को तोड़ा। आपको पता है रूल्स क्या है, आपको उनको फॉलो करना है, लेकिन आप जब जानबूझ के उन रूल्स को तोड़ोगे सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्शन, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट डिसमिसल ऑफ एन एम्प्लॉय। मतलब डिसमिस एम्प्लॉय को करने के कंटेक्स्ट में आप एक्शन ले सकते हो। फिर आएगा फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग ये चीज करते हैं विच इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। कोई जॉब पाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस है उसके हिसाब से वो अपनी क्वालिफिकेशंस एडजस्ट करके झूठ बता देते हैं कि हमारे पास ये डिग्री है, भले उनके पास नहीं हो। तो अपनी क्वालिफिकेशन को गलत बताना एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ये भी एक रीजन हो सकता है फॉर डिसमिसिंग एन एम्प्लॉय। देन डिसऑनेस्टी, ड्रंकननेस, है ना, आप ड्रिंक करके वर्क प्लेस पे चले गए विच इज नॉट गुड। केयरलेसनेस, जो मैंने आपको पाइप वाला एग्जाम्पल दिया, तो उसमें क्या केयरलेसनेस थी ना उस एम्प्लॉय की कि वो वर्क प्लेस पे सो गया जबकि बहुत अलर्ट और अटेंटिव रहने का टाइम था वो उसका। तो इस टाइप की केयरलेसनेस के केस में भी डिसमिस किया जा सकता है। फिर आता है इनसबऑर्डिनेशन, इनएफिशिएंसी, आप अपनी फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे हो, वॉलेंट या आप बहुत एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे हो वर्क प्लेस पे, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो लोगों के साथ। फिजिकल डिसेबिलिटी, या आपको कोई ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई है ड्यू टू सर्टेन रीजंस, उस केस में भी कई ऑर्गेनाइजेशंस इस टाइप की स्टेप ले लेती है, राइट। देन नेक्स्ट कम्स डेथ। हमने देखा रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज और डिसमिसल, नाउ द थर्ड इज डेथ। सम एम्प्लॉइज में डाई इन सर्विस, जो उनका सर्विस ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के बीच हो सकता है किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए।
तो इस केस में क्या होता है, और वो जो डेथ हुई है हो सकता है वो कोई ऑक्यूपेशनल हजार्ड की वजह से हुई हो, जो उसके ऑक्यूपेशन में उसका एक्सपोजर जिन चीजों से होता है, जैसे सैंड है, केमिकल है, पार्टिकल्स हैं, उसकी वजह से उसको कोई बीमारी हो गई हो और उसकी वजह से उसकी कोई डेथ हो गई हो, तो उस केस में क्या होता है, एम्प्लॉय जो है उसको कॉम्पनसेशन मिलता है। इसमें एक एक्ट है जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन एक्ट। उसमें इस चीज का प्रोविजन है कि किसी एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान किसी ऑक्यूपेशनल हजार्ड की वजह से डेथ हो जाए तो उसे कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए। तो उसमें पूरा मेंशन है कितना कॉम्पनसेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बट इन शॉर्ट समझने के लिए उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, अगर इस ड्यूरेशन में डेथ हो गई आप उनकी किसी एम्प्लॉय की, तो वो उनकी जॉब उनके स्पाउस या चाइल्ड या उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है लोग, उनको दे देते हैं, है ना। ये गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत होता है, जिसे हिंदी में अनुकंपा नियुक्ति भी कहा जाता है। जैसे किसी की डेथ हो गई है किसी एम्प्लॉय की सर्विस ड्यूरेशन में, वो रिटायर नहीं हुआ है, उसका सर्विस का कार्यकाल चल रहा है, उस बीच उसकी डेथ हो गई, तो उसके घर में उसके बच्चे को या उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट है या उसके हस्बैंड वाइफ को वो जॉब दे दी जाती है ताकि उनका घर चलता रहे। सो बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इस स्कीम को फॉलो करती हैं, सम ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल। फिर नेक्स्ट है अपना सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन मींस प्रोहिबिटिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम अटेंडिंग वर्क एंड परफॉर्म नॉर्मल ड्यूटीज असाइंड टू हिम। ये एक सीरियस पनिशमेंट है एंड इज जनरली अवॉर्डेड ओनली आफ्टर अ प्रॉपर इंक्वायरी हैज बीन कंडक्टेड। सस्पेंशन नहीं बोलते, सस्पेंड कर दिया है, आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा कि भाई सस्पेंड कर दिया किसी व्यक्ति को, कुछ उसने गलत काम किया, तो सस्पेंशन का मतलब आप उस जॉब पे काम नहीं कर सकते, उस पोजीशन या प्रोफाइल के लिए कुछ समय के लिए आप काम नहीं करोगे, आपको प्रोहिबिट कर दिया जाता है फ्रॉम अटेंडिंग योर डेली वर्क, और जो आप डेली नॉर्मल ड्यूटीज अपनी परफॉर्म करते थे वो अब आप नहीं कर पाओगे, आपको सस्पेंड कर दिया। ये एक बहुत सीरियस पनिशमेंट होती है और इसको देने के लिए बहुत प्रॉपर इंक्वायरी कंडक्ट करना चाहिए, उसके बाद ही ये पनिशमेंट देनी चाहिए, राइट। अब जो सस्पेंशन का टाइम होता है उसमें क्या मिलता है एम्प्लॉय को, सब्सिस्टेंस अलाउंस। क्योंकि वो सस्पेंड हो गया तो उसको पूरी सैलरी तो नहीं मिलती, लेकिन उसे सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। अब ये सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होता है, दिस इज एक्चुअली 50% ऑफ द बेसिक पे विच ही इज एंटाइटल्ड टू इमीडिएट प्रिसीडिंग द डेट ऑफ सच सस्पेंशन। कहने का मतलब क्या है, सस्पेंड होने के पहले जो उसकी बेसिक पे थी उसका 50% उसको एज सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है। ये जो है ये 6 मंथ्स तक देते हैं। आफ्टर 6 मंथ अगर एम्प्लॉय की तरफ से कुछ ऐसा मेजर प्रॉब्लम या इशू नहीं रहता तो उसे 75% कर दिया जाता है आगे के टाइम के लिए, है ना। लेकिन बेसिक टर्म्स में बात करें तो उसे 50% ऑफ बेसिक पे सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है फॉर दी फर्स्ट 6 मंथ। तो बेसिक पे किस कंटेक्स्ट में डिसाइड की जाती है, उसके सस्पेंड होने के पहले जो उसकी पे रही है बेसिक पे उसी को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। एंड अगर चार्जेस प्रूव हो जाते हैं सस्पेंशन के दौरान तो फाइनली क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, उन एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर देती है। सो ये था आपका पूरा सस्पेंशन। फिर नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या है, दैट टू रिजल्ट्स इन दी सेपरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉय। ये भी सेपरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेपरेशन किस वजह से होगा, रिट्रेंचमेंट इज जनरली ऑन अकाउंट ऑफ सरप्लस स्टाफ, poor demand for products, general economic slowdown, etc. Termination of services on disciplinary grounds, illness, retirement, winding up for business does not constitute retrenchment. तो ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि retrenchment कब कहलाएगा, वो तब कहलाएगा जब बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के पास स्टाफ है उसको वो कम करना चाहते हैं, या फिर जो उनके प्रोडक्ट की डिमांड है मार्केट में वो कम है, तो इतना सारा स्टाफ रख के वो क्या करेंगे, तो उस कंटेक्स्ट में भी वो रिट्रेंच कर देते हैं एम्प्लॉइज को। या फिर कोई इकोनॉमिक स्लोडाउन सिचुएशन चल रही है इकोनॉमी में, तो उस कंटेक्स्ट में भी वो लोगों को रिट्रेंच कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे और टर्मिनेशन सर्विसेज की कब किन किन ग्राउंड्स पे हो तो रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाता, डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स पे, है ना। अगर आप टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज उनकी डिसिप्लिनरी ग्राउंड्स या इलनेस की वजह से, या वो व्यक्ति रिटायर हो गया है या कोई बिजनेस वाइंड अप हो रहा है, उस कंटेक्स्ट में अगर सेपरेशन हो रहा है एम्प्लॉय का तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाता। Retrenchment entitles the employee to compensation, which in terms of Section 25F of the Industrial Dispute Act 1947 उसमें स्टेट किया गया है कि कितना रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन मिलेगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 15 days एवरेज पे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस।
आपने जितने भी साल कंटिन्यूस सर्विस की है उसका 15 डेज की सैलरी एवरेज पे हर एक साल जो आपने कंप्लीट किया आपकी कंटिन्यूस सर्विस में वो आपको एज अ retrenchment compensation दिया जाएगा, right? So the principle in this procedure of retrenchment is that यहाँ पे क्या principle follow होता है? The last person employed in any category must be the first person to be retrenched. किसी भी कैटेगरी में जिस एम्प्लॉय को आपने सबसे लास्ट में रिक्रूट किया है वो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाता है. दैट इज लास्ट कम फर्स्ट को, है ना, क्योंकि जो सबसे पहले आया उसी को ही सबसे पहले आप बाहर निकालते हो रिट्रेंचमेंट की कंसेप्ट. When vacancies arise after retrenchment, the employer gives an opportunity to the retrenched workers to offer themselves for re-employment, and they are given such vacancies और इस टाइप की जो vacancies हैं they must be notified at least 10 days before they are filled up. मतलब 10 दिन पहले vacancies को fill करने के 10 दिन पहले आपको notification देना जरूरी है आपके retrenched employees को कि भाई vacancies arise हुई है, आप apply कर सकते हो, right? तो इसमें जो प्रिंसिपल फॉलो कर होता है लास्ट कम फर्स्ट को उसको ध्यान रखने की जरूरत है. ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट है ले ऑफ. रिट्रेंचमेंट देख लिया, अब ले ऑफ. ले ऑफ क्या है? दिस इज अ टेम्पररी सेपरेशन ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर एट द इंस्टेंस ऑफ द लैटर विदाउट एनी प्रीजुडाइस टू द फॉर्म. मतलब ले ऑफ में क्या होता है, कुछ समय के लिए टेम्पररी उस पे आप पार्ट कर रहे हो वेज फ्रॉम योर एम्प्लॉयर. एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जो है थोड़े से टेम्पररी सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे कुछ टाइम के लिए. ठीक है, इसमें डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 के ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में. उसमें क्या डेफिनेशन दी गई है ले ऑफ की? ले ऑफ मीन्स द फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल और accumulation of stock, breakdown of machinery or any other reason to give employment to a workman whose name is born on the muster roll. मतलब ले ऑफ कब हो सकता है? जब एम्प्लॉयर इतने लोगों को पैसे न दे पाए या उनको नौकरी पे न रख पाए. किसकी वजह से? कोल, पावर और रॉ मटेरियल्स, है ना, प्रॉपर सप्लाई नहीं है इनका, है ना, और साथ ही साथ में एक्यूमुलेशन होता जा रहा है स्टॉक का, उतना स्टॉक उनका बाहर जा नहीं पा रहा. मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया, जब मशीन ब्रेकडाउन हो गया तो लोग क्या काम करेंगे, है ना. इसी टाइप के जो भी रीजंस होते हैं उनकी वजह से वो ले ऑफ कर सकता है. और ले ऑफ किन एम्प्लॉयज का करेगा? जो उसके मस्टर रोल पे होंगे, मतलब ऑन रोल्स काम कर रहे होंगे जो एम्प्लॉयज उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हीं को वो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर सकता है, राइट. तो ये टेम्पररी सेपरेशन होता है. द ले ऑफ इज रिजॉर्टेड टू एज अ रिजल्ट ऑफ सम बोनाफाइड रीजंस एज फैक्टर्स व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉयर. तो ले ऑफ किस कंटेक्स्ट में होता है? जब एम्प्लॉयर अपने तरफ से एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाता एम्प्लॉयज को, है ना. तो ये एम्प्लॉयर के साइड का पार्ट हो गया ले ऑफ. वहां पे वो केपेबल नहीं है टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू द एम्प्लॉयज, तो वो उनको टेम्पररी थोड़े से टाइम के लिए बाहर कर देता है ऑर्गेनाइजेशन से. नाउ एज द एम्प्लॉयज आर लेड ऑफ एट द इंस्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयर, दे हैव टू बी पेड कॉम्पनसेशन. यहाँ पे भी कॉम्पनसेशन तो आएगा फॉर द पीरियड दे आर बीइंग लेड ऑफ. तो सेक्शन 25 of the Industrial Dispute Act 1947 makes it mandatory on the part of the employer to pay compensation for all the days of the laid off. जितने भी दिन के लिए आपने laid off किया है उसके लिए आपको compensation देना जरूरी है as per this act. Compensation कितना होना चाहिए? It must be equal to half the normal wages the employee would have earned if he had been laid off. It goes without saying that employees with the shortest period of service to their credit are first laid off and the older employees are retained as long as conditions permit. Compensation की बात हो गई, हाफ मिलता है उनको एज पर दी एम्प्लॉय जो उसको अर्न करता अगर वो ड्यूरेशन में उसका हाफ मिलता है उसे लेड ऑफ कॉम्पनसेशन. और यहाँ पे लेड ऑफ आप किसको करोगे? यहाँ पे वही वाला कॉन्सेप्ट रन करता है कि जो आपके सबसे नए एम्प्लॉयज आए हैं जिन्होंने सबसे कम अपनी सर्विसेज दी ऑर्गेनाइजेशन को, उन लोगों को सबसे पहले आप ले ऑफ करोगे और जो आपके ओल्डर एम्प्लॉयज हैं उनको आप रिटेन करोगे जब तक आपके लिए पॉसिबल हो सकेगा. सो जो ओल्डर एम्प्लॉयज हैं दे विल बी द लास्ट वन टू लीव जिसने ज्यादा ड्यूरेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व किया. सो उसके बाद एज सून एज द ले ऑफ इज लिफ्टेड द एम्प्लॉय शुड बी रिकॉल्ड. जैसे ले ऑफ खत्म होगा तो आप वो लेड ऑफ एम्प्लॉयज को वापस काम पे बुला सकते हो. सीनियरिटी सिस्टम यूजुअली स्पेसिफाइज दिस दोज हु वर लेड ऑफ लास्ट
विल बी कॉल्ड बैक फर्स्ट। जिनको आपने लास्ट लेड ऑफ किया था उनको आप पहले बुलाओगे, है ना। और however the management may seek to call junior employees whose skills are essential for the resumption of production। तो रूल यही कहता है कि ले ऑफ में पहले अपन क्या कर रहे थे, जिन लोगों का सबसे कम जिन्होंने सर्व किया उनको सबसे पहले बाहर निकाल रहे थे, राइट। और जब वापस लेने की बारी आएगी लेड ऑफ एम्प्लॉइज को, तो जिसको आपने सबसे लास्ट में बाहर निकाला था ऑर्गेनाइजेशन से, उसको आप सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में रखो, राइट। ये सीक्वेंस ले ऑफ के केस में फॉलो होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ जूनियर एम्प्लॉइज हैं, है ना, जिनका नंबर नहीं आता ले ऑफ में इस प्रिंसिपल के हिसाब से, लेकिन उनके पास कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको भी करंट टाइम्स में है, ताकि आप अपने प्रोडक्शन कर सको या अपना प्रोडक्शन रिज्यूम कर सको या एक्सवाइजेड रीजन जो भी रीजन हो, तो आपको उनका स्किल सेट रिक्वायर्ड है। तो आप जूनियर एम्प्लॉइज को भी बुला सकते हो लेट ऑफ के केस, राइट। बिकॉज ऑफ दी, और एक और चीज में इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि बहुत हेवी कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है ले ऑफ में, तो एम्प्लॉयर्स शुड टेक एवरी पॉसिबल स्टेप टू अवॉइड द कॉजेज ऑफ ले ऑफ। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ले ऑफ करने की नौबत ही नहीं है, लेकिन ये ले ऑफ बहुत ज्यादा हुआ कब, पेंडेमिक के टाइम पे, है ना। बहुत सारे लोगों को लेट ऑफ कर दिया गया था, इवन बल्क में किया गया था, है ना। तो एक टेम्पररी सेपरेशन होता है, जब चीजें नॉर्मल हो जाए तो आप लेट ऑफ एम्प्लॉयज को वापस काम पे बुला सकते हो। और हमें क्योंकि इसमें एक हेवी कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम एक पॉसिबल एडजस्टमेंट कर सकें। कैसा एडजस्टमेंट, आप लोगों को याद होगा, ट्रांसफर, प्रमोशन, डिमोशन वाली बात की थी। तो एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए, अच्छे एम्प्लॉइज को रिटेन करने के लिए हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट अगर पॉसिबल हो ऑर्गेनाइजेशन में, कि हम उन्हें किसी और काम पे प्लेस कर सके या उनको डिमोशन करके रिटेन कर सके, कि भाई कम पैसा मिलेगा लेकिन एटलीस्ट दे विल बी कीप वर्किंग, दे विल बी विद द ऑर्गेनाइजेशन, या उन्हें ऐसी जगह ट्रांसफर कर दिया जाए जहां उनकी एक्चुअली में जरूरत हो। तो इस तरीके से भी हम ये लेट ऑफ सिचुएशन को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे तरीके थे आपके सेपरेशन के। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप। कितने टाइप के एम्प्लॉय सेपरेशन होते हैं? एक होता है वॉलंटरी, जो एम्प्लॉय अपनी तरफ से अपने मन से करता है, और एक होता है इनवॉलंटरी, जो उसके मन से नहीं होता, क्या कहना चाहिए, वो एम्प्लॉयर साइड से होता है, राइट। तो वॉलंटरी में क्या क्या देखा अपन ने, रेजिग्नेशन, है ना, वॉलंटरी रेजिग्नेशन, उसको ज्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई फॉर एग्जाम्पल, तो उसने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया। सेकेंड क्या देखा था इसमें, रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम चलती है, जहां पे एम्प्लॉय अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेता है। क्यों? कि उसके जितने भी इयर्स ऑफ सर्विस अभी बाकी हैं, उतना पूरा उसको लमसम अमाउंट मिल जाता है, और उस चीज उस बेनिफिट को लेके ही इज हैप्पी स्टेइंग एट होम। उसको क्या कहते हैं हम, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसे गोल्डन हैंडशेक भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एम्प्लॉय अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके वॉलंटरी मेजर्स। फिर आते हैं आपके इनवॉलंटरी मेजर्स, जिसमें इनवॉलंटरी मेजर में एक हो गया रिटायरमेंट। अपन ने बात करी थी कंपल्सरी रिटायरमेंट की, जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस या एम्प्लॉयर ही कहते हैं एम्प्लॉय को कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, ठीक है। फिर आता है डिसमिसल या डिस्चार्ज, है ना, परमानेंटली टर्मिनेट कर दी सर्विसेज आपकी। वो भी एम्प्लॉयर की साइड से होता है, कि उसके भी एक्सवाइजेड अपन ने रीजंस देखे थे, ठीक है। फिर आता है रिट्रेंचमेंट, है ना, रिट्रेंचमेंट भी देख लिया, उसमें भी हमारा टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो रहा है, उसके भी हमने रीजंस देख लिया, अलग अलग होते हैं। फिर आया हमारा लेड ऑफ। लेड ऑफ में क्या हो रहा था, थोड़े से टाइम के लिए हमारा टेम्पररी सेपरेशन हो रहा है एम्प्लॉयर से, राइट। लेकिन ये भी कौन इनिशिएट करता है, एम्प्लॉयर ही इनिशिएट करता है इस टेम्पररी सेपरेशन को। क्यों? क्योंकि वो आपको अभी करंटली एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, उसके भी हमने बहुत सारे रीजंस देखे, ठीक है। तो ये हो गए आपके वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मेजर्स ऑफ एम्प्लॉय सेपरेशन।